नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। मिडिल ईस्ट में आज की रात बेहद खौफनाक और निर्णायक बनती जा रही है। इजराइल ने ईरान के भीतर एक के बाद एक बड़े हमले कर हालात को और ज्यादा भड़का दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने करीब 10 अहम रेलवे लाइनों और पुलों को निशाना बनाया है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ अपने हथियारों और सैन्य सप्लाई की आवाजाही के लिए कर रहे थे। हमले से पहले इजराइल ने साफ कहा था, इजराइल ने चेतावनी दी थी और कहा था कि ट्रेनों से दूर रहो, रेलवे ट्रैक से दूर रहो। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था, जिसके कयास लगाए जा रहे थे। काशान के पास रेलवे पुल पर हमलों में कई जाने गई हैं, हालांकि गिनती कितनी है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। कई लोग घायल हुए हैं, घायलों की संख्या कितनी है इसकी भी जानकारी अभी नहीं मिल पाई। यानी जंग अब सीधे आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा वॉर खार्क आइलैंड पर हुआ, जहां ईरान का ऑयल टर्मिनल निशाने पर रहा। वही टर्मिनल जहां से देश का 90% कच्चा तेल दुनिया तक पहुंचता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या ईरान की आर्थिक रीढ़ को तोड़ की रणनीति? क्या यह जंग अब सिर्फ इंफ्रा और आम जनता के बीच लड़ा जाएगा, और क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की तैयारी की ओर बढ़ चुका है? क्योंकि परिणाम बेहद भयानक होने वाले हैं। अब ईरान को लेकर इजराइल की तरफ से चेतावनी क्या दी गई थी, वो भी जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। ये अचानक ये हमला जो है वो नहीं किया गया, इजराइल की तरफ से चेतावनी दी गई थी। और वो बड़ी चेतावनी क्या थी वो आपको सबसे पहले समझाते हैं कि ईरान पर हमले से पहले इजराइल की तरफ से क्या कहा गया। ईरान में ट्रेन सफर पर इजराइल ने अलर्ट जारी किया था। इजराइल की तरफ से यह बिल्कुल साफ कहा गया था कि 12 घंटों तक जो हाई अलर्ट है वो लागू रहेगा। यानी ना रेलवे का सफर आप करिए, ना रेलवे ट्रैक के करीब जाइए, आसपास रहते हैं तो वहां से हट जाइए। नो ट्रेन जोन यहां पर इजराइल की तरफ से डिक्लेयर किया गया था। ट्रेन और रेलवे ट्रैक से दूर आम लोगों को रहने की अपील जो थी वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा था। उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि अगर आप रेल या फिर पटरियों के करीब जाते हैं तो यह जानलेवा हो सकता है। हथियार सप्लाई रूट का बार बार इजराइल की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि रेलवे से हथियारों की आवाजाही का एक दावा इजराइल की तरफ से किया गया, और यह कहा गया कि इन्हीं रेलवे लाइन के जरिए जो ट्रेनें गुजरती हैं, जो ट्रेनें चलती हैं, उन्हीं के जरिए जो है वो हथियार पूरे देश में यानी ईरान के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाए जाते हैं। अब इसके मायने क्या हैं? हथियार सप्लाई रूट को पूरी तरीके से इजराइल जो है वो टारगेट करना चाहता था। देश भर में जो इसका नेटवर्क है, इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि यह एक्टिव है और इसीलिए इस पर हमला किया जा रहा है। इसके अलावा अब निशाने पर क्या है? अब सेना नहीं है। अभी तक आपने देखा कि उन जगहों पर हमला हो रहा था जहां सेना थी, लेकिन अब रेलवे, पुल, सप्लाई सिस्टम भी खतरे में आ गए हैं। यानी डेडलाइन कनेक्शन जो था वो शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ से यह साफ कह दिया गया था कि मंगलवार की रात कयामत की रात होने वाली है। हमले महज अभी से 15-20 मिनट पहले शुरू हुए हैं और हमले इतने भयानक हैं कि ईरान के जगह जगह पर बम, गोलों की आवाज सुनाई दे रही। अब मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ा है। हालात गंभीर हैं और बड़े टकराव की जो आशंका है वो बनी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या ये हमले पहले का काउंटडाउन है, कि आम लोगों को अब निशाना बनाया जाएगा? लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है, वो भी आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। ईरान अपनी सुरक्षा का पूरा दावा कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अब इनका दावा क्या है? ईरान का बड़ा बयान यह है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। हालांकि यह बयान उस समय दिया गया जब हमले नहीं हुए थे, थोड़ी देर पहले हमले हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि ईरान
अब इसका बदला कैसे लेगी। देश हुए हमलों को सफलतापूर्वक अभी तक ईरान की तरफ से रोका गया है। यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है कि जो हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए उन हमलों को हमने रोका है। अब वो और बताते हैं कि ईरान की तरफ से बयान में क्या है। ईरानी नेतृत्व यानी जो शीर्ष लीडर है उनकी तरफ से बयान आया है कि देश पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन हमलों के जो अभी थोड़ी देर पहले हुए हैं उन हमलों के बाद क्या वाकई जो देश है वो सुरक्षित है। ईरान ने खुद को मजबूत स्थिति में बताया है, क्योंकि जब इस तरीके के वॉर होते हैं तो साइकोलॉजिकल वॉर भी होता है, और उसी के तहत ईरान ने खुद को मजबूत बताने की कोशिश की है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को नागौर गुजर रही है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। दुश्मनों के खिलाफ बढ़त को बताया है, हर हमले का जवाब देने की बात कही गई है, और दो ताकतों में सीधी टक्कर की बात है। हम दबाव में नहीं बल्कि बढ़त में हैं, युद्ध में पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। इतना ही नहीं, डिफेंस और अटैक दोनों के लिए तैयार हैं, पर्याप्त हथियार हैं और संसाधन होने का यहां पर ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से ईरान अपने बचाव को लेकर या फिर आक्रमण करने को लेकर तैयार है। हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी ईरान की तरफ से यह दावे की गई है। लेकिन क्या दावे वैसे ही हैं जैसे किए जा रहे हैं? लंबी लड़ाई के लिए ईरान जरूर तैयार होने के लिए कह रहा है, लेकिन अब हमले हुए हैं, उन्होंने पति को बदल दिया है। ईरान की साफ मांग है कि स्थायी समाधान होना चाहिए, सीज फायर नहीं, पूरी जंग खत्म हो। ईरान यह कह रहा है, सिर्फ सीज फायर से इनकार किया है, क्योंकि सीज फायर का मतलब है सामने वाले पक्ष को समेट देना। और शांति नहीं, स्थायी अंत चाहिए, यानी वंस फॉर ऑल, एक बार इस पूरे मामले का निपटारा जो है वो करे। होर्मुज पर एक नई रणनीति है कि होर्मुज के लिए एक नई व्यवस्था की मांग जो है वो ईरान की तरफ से की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि होर्मुज पर अपना नियंत्रण ईरान छोड़ दे। मौजूदा सिस्टम में बदलाव जो है वो ईरान चाहता है। होर्मुज को लेकर उसकी एक नई रणनीति जो है वो सामने आ रही है। समुद्री रूट पर कंट्रोल बढ़ाने की एक कोशिश जो है वो ईरान की तरफ से की जा रही है कि पूरी तरीके से होर्मुज जो है वो उन कंट्रोल में रहे। गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने की मांग यहां पर ईरान की तरफ से की जा रही है कि जो भी जहाज गुजरेगा वो टैक्स देगा। हालांकि आज में भी ईरान अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो वसूल कर रहा है। युद्ध की आर्थिक मजबूती की यह रणनीति जो है वो ईरान की तरफ से है। समुद्री व्यापार से राजस्व बढ़ाने की कोशिश जो है वो भी ईरान की जा रही है। अब आपको वो सवाल दिखाते हैं जिन सवालों पर हम अपने खास मेहमानों के देंगे। सवाल यह है कि क्या ये पहले चेतावनी फिर हमला की रणनीति जो इजराइल ने पूरी की, पहले चेतावनी दी कि हम रेलवे लाइंस को निशाना बनाएंगे और उसे पूरा किया। दूसरा सवाल कि क्या अब जंग में कोई रेड लाइन नहीं बची है, सिविलियन को निशाना नहीं बना सकते। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई तीसरा, क्या डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम आग में घी डाल रहा है? जिस तरीके से वो ये बयान दे रहे हैं कि आज की रात कयामत की रात है, ईरान नहीं बचेगा, क्या वो ईरान को और ज्यादा भड़का रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत तेजी से स्थितियों में बदलाव हुआ है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुदर्शन चक्रपाणी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, जय हिंद। एक बड़ा सवाल कि जिस बात को डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि मंगलवार की रात जो है वो कयामत की रात होने वाली है, इजराइल की तरफ से ये जो शुरुआती अभी हमले किए गए हैं, क्या ये माना जाए कि आज की रात बेहद क्रूशियल है, या कुल मिलाकर ये कहें कि 48 घंटे ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं?
जय हिंद आशीष, लॉन्ग टाइम। जी सर। देखिए देखिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपका जो 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 विचार है, जब आपकी विचारधारा, आपकी जो निर्णय लेने की पूरी क्षमता और आपका पूरा सोच विचार जब एक ऐसी रेडिकलाइज्ड आर्मी के लोगों के हाथ में आ जाता है जो कि पूरी तरह से इंडॉक्ट्रिनेटेड है और पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सबको, आई मीन पता, सॉरी, पता होना नहीं चाहिए, पता है, हमको सब जानते हैं इस बात को कि आईआरजीसी जो है वो ईरान की सेना नहीं है। ये वो संगठन है जो कि खमेनी, जो जो इनके रिलीजियस क्लैरिक्स जिन्होंने सत्ता पर काबिज हो गए थे, धर्मांध रिलीजियस क्लैरिक्स, उनकी पर्सनल पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड आर्मी है। ये क्यों मैं बता रहा हूं, दोबारा याद दिला रहा हूं कि वजह है कि आज जो ईरान में निर्णय लिए जा रहे हैं वो तमाम इस आईआरजीसी के वो लोग ले रहे हैं जो कि आईआरजीसी के भी शायद कमांडर नहीं है, क्योंकि आईआरजीसी की भी टॉप हायरार्की है, उसको एलिमिनेट किया जा चुका है। तो ये जो आईआरजीसी के रेडिकलाइज्ड मिलिट्री लीडर्स हैं वो चीजें निर्धारित कर रहे हैं। आज दे आर कॉलिंग द शॉट्स आशीष। और सबसे बड़ी समस्या ईरान की यही है, और ईरान इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक बदला बदला, रिवेंज 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 उसके अंदर पड़ा हुआ है। और हर एक ये जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स में करके मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटेजी को जो हम इतना इतना परिभाषित कर रहे थे और इतना बेहतरीन फलाना ढकाना बात कर रहे थे, आज यही मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं ईरान के लिए घातक सिद्ध होती जा रही है। क्योंकि अभी ये जो सेमी ऑटोनोमस बॉडीज थी, सेल्फ कंटेन्ड थी, जिनके पास अपने मिसाइल, ड्रोन्स, हथियार हैं, जिनके पास अपना कमांड एंड कंट्रोल है, अपना कम्युनिकेशन है, अपना लॉजिस्टिक्स है, सब कुछ अपना है, वो तमाम 31 के 31 इंडिपेंडेंट आर्मीज की तरह ईरान में आज काम कर रहे हैं। और किसी के, मुझे लगता है, कमांड या कंट्रोल में वो नहीं नजर आ रहे हैं। और जिसको जहां मन में आ रहा है उसकी अपनी टारगेट लिस्ट है, जिसको जहां मन में आ रहा है वो वहां पर मिसाइल फायर कर रहा है या ड्रोन फायर कर रहा है। जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है आशीष, तब आपका जो सही निर्णय है वो लेने में आप कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होते हैं। आपको खूब लड़ी मर्दानी वाला से लेकर से बाहर निकल करके और राष्ट्र हित में सोचने की आवश्यकता होती है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, युद्ध को समाप्त करना कोई भारत ने सीखे, हर जगह हमने समाप्त करके दिखाया है, चाहे वो 1971 हो, चाहे 99 हो, और चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर हो। तो ये मेरा मानना है कि हम इस प्रकार की परिस्थिति ईरान के लिए क्रिएट हो गई है। अब जहां तक ट्रंप का सवाल है, काफी लोग ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप को इलाज होना चाहिए, फलाना ढकाना। देखिए, ट्रंप जो है एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। ये अमेरिका की विचारधारा भी रही, सोच विचार रहा है, मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और ये उनकी जो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी होती है, उसमें आप इस प्रकार के ऐसे इनकोहेरेंट स्टेटमेंट्स, कुछ यहाँ कुछ वहां, कुछ यहाँ कुछ वहां बोल दिया, और उन स्टेटमेंट्स का वो दूसरे लोग अंजाल के डॉट्स को ज्वाइन करते में रह जाते हैं, और आप जाकर के फटाफट 2 स्ट्राइक करके अपना काम खत्म करके आ जाइए। उसी प्रकार का उन्होंने 25 में जून 2025 में किया था, वही उन्होंने 28 फरवरी को किया। उन्होंने बात बढ़ाई, ओमान के साथ बात हुई, उसके बाद जेनीवा में बात हुई, और ईरान समझ रहा था कि अब तो बातचीत चल रही है और बिल्कुल जाएगा, और उसी समय पर अपने दो डायलॉग यहाँ हमारे, 2 डायलॉग हमारे, और फिर जाकर के आपने की पूरी खामनेई समेत उनकी हायरार्की खत्म कर दी, मिलिट्री लीडर्स खत्म कर दिए, डिफेंस मिनिस्टर खत्म कर दिए। इसको बोलते हैं इम्पैक्टफुल स्ट्राइक आशीष। जो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, उनकी तमाम स्ट्राइक्स का इम्पैक्ट, उनका जो पोस्ट स्ट्राइक असेसमेंट हम देखते हैं तो आपको दिखाई देगा उसका असर। आज ईरान के पास एक भी चीज बताने के लिए नहीं है। कोई ट्रंप नहीं मरा, कोई नेतन्याहू नहीं मरा, कोई अमेरिका का पुलिस मास्टर जो है सीनियर कमांडर नहीं मरा, कोई इजराइल का सीनियर कमांडर नहीं बना, कोई आपने उनकी मिलिट्री टारगेट के ऊपर ऐसा तहस ध्वस्त नहीं कर दिया, कुछ भी ईरान के पास बताने के लिए नहीं है। तो जब आप रियल टर्म्स में बात करते हैं कि इसके ऊपर कैसा हमला हो रहा है, किसके ऊपर क्या नुकसान हो रहा है, तब आपको इस बात का ज्ञान आपको पता पड़ता है कि ये युद्ध किस जा रहा है। आने वाले आपके प्रश्न का उत्तर, आने वाले 48 घंटे निश्चित रूप से ईरान के ऊपर उसी सोची समझी स्ट्रेटेजी, और शायद जो कि स्ट्रेटेजी आज से महीना भर पहले से फाइनलाइज है, उसी स्ट्रेटेजी के तहत वो आपको वहां पर हमले होते हुए दिखाई देंगे। ये बात थोड़ी देर पहले मैंने आप इस पे कही थी, और दोबारा कह रहा हूं कि ये हमले इंटेंट और इंटेंट दोनों में कहीं ज्यादा भीषण और घातक होंगे। बहुत बात हो रही थी कि कहीं पे कोई हमला सोच भी नहीं सकता, फलाना ढकाना।
आज आप देखिए खर्ग आइलैंड हमला हो चुका है, और बाकी 4-5 जो आइलैंड्स हैं वहां पर उन्होंने एयर कर दिए हैं। बात यह है कि अभी तक जो नजर आ रहा था, इस तरीके से ईरान ने पूरी दुनिया को इकोनॉमिक होस्टिस बनाया हुआ था, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। क्योंकि अब क्या किया है अमेरिका ने, उन्होंने जो जोन है इसको कॉम्बेटाइज कर दिया है। अब कॉम्बेटाइज जोन कॉम्बेटाइज हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का कोई आगमन वहां पर होना मुश्किल हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तब ईरान ये नहीं कह सकता कि इसको मैं जाने दूंगा, उसको मैं, क्योंकि अगर इजराइल और अमेरिका के शिप्स नहीं जा रहे तो फिर रूस चाइना के भी नहीं जाएंगे। जिस तरीके से वो इस जगह को कॉम्बेटाइज करेंगे, चाहे उसका कितना भी घातक विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़े, लेकिन अमेरिका इसको कॉम्बेटाइज कर सकता है, और शायद उन्होंने उसको शुरू कर दिया है, वो दिख रहा है। सुदर्शन चक्रपाणी सर, जय हिंद। एक बड़ा सीधा सा सवाल, ईरान की तरफ से ये साफ धमकी दी गई थी कि हम 8 उन पुलों को निशाना बनाएंगे जो कतर, सऊदी अरब, यूएई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो बौखलाहट में ईरान की तरफ से भी हमला होगा, तो क्या ये मान के चलें कि इजराइल का नुकसान ना हो, अमेरिका का नुकसान ना हो, लेकिन ये जो मुल्क हैं इनका नुकसान होना अब तय माना जाए? आशीष जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप जो कहें बहुत हद तक सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान के पास क्षमता है और कितनी ये क्षमता है। अच्छा, पहला सवाल तो हमेशा रहेगा कि क्षमता है, बिल्कुल है, लेकिन कितनी है। सवाल तो यहीं पे आता है कि कितनी क्षमता है ईरान के पास। ईरान के पास अब उतनी क्षमता नहीं है जितना उसको लगता था कि उसके पास क्षमता है। उसके काफी सारे लॉन्चर्स तो आपने उड़ गए हैं। इस्तेफान में आपको याद होगा 3 दिन पहले 4 दिन पहले बमबारी हुई थी, 10 घंटे 12 घंटे तक वहां पे सेकेंडरी एक्सप्लोजन होते रहे। उसके बाद भी और जगह पे एक्सप्लोजन हुए हैं, और जगह पे बम, तो नेचुरली क्षमताएं कम हुई हैं। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि साहब देखिए अमेरिका के हमने इतने जहाज मार गिराए, हवाई जहाज गिर गए। ये मेरा अपना मानना है, ये अकस्मातिक हुआ था कि एक F-15E को मारा था, वो भी एक इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल से, जो पर टेक्नोलॉजी की है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। पुराने जमाने में 1980s में सैम 7 थी मिसाइल, जो रशियन की थी और तालिबान ने इस्तेमाल की। सिमिलर मिसाइल मैनपाट ने हुआ, वेरी गुड। उसके बाद देखिए अमेरिका ने किस स्टाइल से, किस तरीके से पूरा का पूरा अपने हाथ में लिया, तो क्षमता तो कम हो गई है। अब आती है एक और सवाल, क्या ईरान को क्षमता को रखने देगा कोई, या क्या ईरान को बचने देगा कोई? आप देख लीजिए, चाहे वो खाड़ी के देश हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, सबको पता है कि ईरान को आप नहीं छोड़ सकते, तो आप विक्ट्री नहीं दे सकते। क्योंकि अगर विक्ट्री दे दी आपने ईरान को, तो पूरे विश्व में पूरे ऑयल का संकट होगा, जो होगा सबसे बड़ा संकट कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे उनका खुद एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। इसे कोई मानेगा ही नहीं। तो जैसे जनरल माथुर ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। देखिए, जो आपको ये खाड़ी का एरिया खास करके स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को कंटेस्टेड करना है। अभी तक ईरान को लगता था कि उसी की बपौती है, कुछ भी कर लेगा, सब रुक जाएंगे। अब आप देखिए, जब मुसद्दीन पेनिनसुला है, उसके बिल्कुल बगल से जहाज निकल आए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 जहाज निकल आए हैं। दूसरी बात, आपको साफ दिखाई देने लगा है कि यहाँ पे अमेरिका ने लेसर टोम, ग्रेटर टोम, अबू मूसा आइलैंड्स के ऊपर बमबारी की है, और उसको टेक ओवर करने का प्रावधान या कदम उठाने शुरू कर दिए। अगर ये हो जाता है तो ईरान के पास वो एबिलिटी खत्म हो जाएगी कि वो टोल की तरह कुछ कर सके, या किसी को रोके, या किसी को रोके, या किसी को कर पाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हो रही है। ठीक है, तीसरी बात, जी प्लीज अपनी बात पूरी करिएगा। ओके, बड़ी जल्दी मैं खत्म कर देता हूं। तीसरी बात, इंटरनेशनल ये भी शुरू हो गया है, मुहिम शुरू हुई है। पहले 30 देशों के साथ हुई थी, अब 60 हो गए,
कि हम किसी ना किसी तरह से स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को हम बचा के रहेंगे। नहीं, उसको और लेकर तो उसमें कोई यूएन में वोटिंग भी होनी है ना सर आज। इससे पहले भी ड्राफ्ट लाया गया, लेकिन कुछ बार कभी चाइना को, कभी रूस को, फ्रांस को ये पसंद नहीं आया। तो आज फाइनल एक ड्राफ्ट जो है वो पेश हुआ है, जिस पर थोड़ा मुझे लगता है यूएन में वोटिंग भी शुरू होगी। बिल्कुल होगी। अब देखिए, इसमें आपको साफ दिखाई देगा कौन किसके साथ है। ये बात बिल्कुल सही की। डॉक्टर डी गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहां डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं कुल 6 बार डेडलाइन दी। 21 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 48 घंटों के भीतर अगर होर्मुज़ को नहीं खोला गया तो ईरान के बिजली प्लांट्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। 23 मार्च को भी कमोबेश ऐसा बयान दिया, 7 मार्च को भी दिया, 3 अप्रैल को भी दिया, 48 घंटे का उसमें भी समय दिया, 5 अप्रैल को भी दिया, 7 अप्रैल को भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान आते रहे हैं, लेकिन अब ईरान की तरफ से, ईरान पर जो हमले इजराइल की तरफ से किए गए, खासकर पुल को जो निशाना बनाया जा रहा है, रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाया जा रहा है, इसके मायने क्या है? और एक तरफ हम देख रहे हैं कि होर्मुज़ को खुलवाने को लेकर यूएन में आज वोटिंग भी होने वाली है। जी आशीष जी, आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। देखिए, एक चीज तो कंफर्म है कि अभी इस समय ईरान के अंदर जो पिछले 38 दिनों से चल रहा है, उसके अंदर डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट जो है, लगभग नहीं कहूंगा, अराउंड 60 to 70% इस या तो तोड़े जा चुके हैं या इस कंडीशन में कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर सकते। एक तो चीज कंफर्म है। दूसरी बात है कि जो और डिप्लोमेटिक चैनल्स थे, उन्होंने, ट्रंप ने साफ कर दिया, अगर हम इसको ईरान की वजह से हटके देखें, कि दुनिया में किसी को ताकत है तो हॉर्मुज़ खुलवा के दिखाओ। क्योंकि दुनिया में 2 ही चीज से ताकत दिखाई जाती है, या तो अपने रुपए की कीमत से, मतलब उनका डॉलर की कीमत, रुपया की कीमत, जो भी अपना चाहता है कि हमारा जो करेंसी मजबूत हो। दूसरा कि अल्फ्रेड महान, जो कि जिनको कि आज के आधुनिक जो समुद्री लड़ाई है उसका जनक बोला जाता है, उन्होंने कहा था जो दुनिया के सी पे राज करेगा वही जो है दुनिया पे राज करेगा। तो अभी तक रूस अगर देखेंगे तो अमेरिका ने कई स्ट्रेट्स में जहां झगड़े थे उसको खुलवाए हुए। सुएज नहर लेटेस्ट था, यही ईरान उस सुएज नहर को खुलवाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस में गया था, वोटिंग करवाया था। उसके बाद चीज को फोर्स लगी थी और उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस और इजराइल सेना को वहां से भगा दिया था, और सुएज नहर आज जो है मिस्र के पास है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि अब ईरान के अंदर जो नेक्स्ट जो है, मैं डिफेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट उनका ये है कि जो स्ट्रेटेजिकली आर्मी को हेल्प कर सकता है, जो के सेना को हेल्प कर सकता है, जो स्ट्रक्चर्स जो है। देखिए, एक हमारे यहाँ बहुत क्लियर मैसेज आता है भारत के अंदर, अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अगर एक फौजी अगर लड़ रहा है पुंछ में या जम्मू कश्मीर में या सिंध में या कहीं पर, तो ये समझ लीजिए कि रेलवे का एक कर्मचारी भी लड़ रहा है, क्योंकि छुट्टियां रद्द होती है, 24 घंटा अपने केबिन में बैठा रहता है, ट्रेनों का आवाज ही चलाता रहता है। एक मीडिया का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि देश का मनोबल बढ़ा रहा होता है। तो इसी तरह से जो ईरान के अंदर जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पैदल सेना के मूवमेंट को वर्न कर सकते हैं, उनको डिस्टर्ब करना, इससे 2 पर्पस सॉल्व होंगे। एक तो आर्मी का मूवमेंट होगा, उनके लिए अगर कभी भविष्य में अगर सोचते हैं कि हम अगर वहां पे अपनी सेना तैनाती, तो उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आर्मी मूवमेंट जल्दी जल्दी नहीं कर पाएगी। दूसरा है कि इनके करने से क्या होगा कि वहां की जो सप्लाई है, जो भी फूड सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, जो वहां के डेली एम्प्लॉयमेंट सप्लाई है, और जो भी इंडस्ट्री के जो छोटे मोटे काम हो रहे हैं, जो किसान अपना जो किस तरह कर, वो सब डिस्टर्ब होता है, वो चेन कहीं टूटते हैं। तो इसे वहां के राजाओं से कहें तो, अगर जो किंग है या जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे जनता मांगती है कि अब मुझे लाइए चीजें लाके दीजिए, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं, मैं जा नहीं सकता, मैं क्या। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर डीके गुप्ता, गृह युद्ध जैसे हालात भी खड़ी करने की कोशिश है इसी बहाने कि खाद्यान्न का संकट होगा तो गृह युद्ध जैसे हालात भी खड़े हो सकते हैं। जी जी, एक यही कोशिश है कि अगर हमको 2 फ्रंट हो जाए, एक डिप्लोमेसी का फ्रंट अमेरिका की तरफ चल रहा है, वो अपने तरह से ट्रंप करते हैं, अंदर अंदर फोन पे धमकी दे देते हैं, बाहर कुछ और बताते हैं। इजराइल
कमिटेड है फुली अटैक के लिए। जितना दिन युद्ध हो उतना ज्यादा इनकैश करो इसको, जितना दिन हो गए इनकैश करो, क्योंकि सर्वाइवल का मैटर है। ईरान जितना दिन अगर युद्ध खींचेगा उतना ही कमजोर होता जाएगा और कमजोर होता जाएगा। और कमजोर होता जाएगा तो वहां की जो लीडरशिप है, जो अगर हम अपने लोकल भाषा हम लोग बोलते हैं तो मलाई जो खा रहे थे बैठ के आईआरजीसी में बड़े बड़े पोस्ट पर, उनकी फैमिली के लोग बड़े बड़े कमेटी के सदस्य हैं, तो उनका मलाई चला जाएगा। और जनता भी उपद्रव करेगी जब सिविल चीजों पर अटैक होगा, फौज डिस्टर्ब होगी, तो एक जो है इकोसिस्टम क्रिएट होगा ईरान के अंदर, जो कि सब नहीं करेगा लड़ने के लिए अमेरिका और इजराइल से। तो वो वहां पे सिविल वार की चलते हैं। फिर उसी बीच में देखा जाएगा तो कुर्द और जो बलूच है उनको भी कुछ फंडिंग देके वहां से भी जरा सा किया जाएगा। तो सब मिला जाएगा कि एक पॉलिसी के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, और इसे सफल भी होंगे, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 50-60% इन्फ्लेशन चल रहा है वहां पे। और अमेरिका जैसे देश को फर्क नहीं पड़ता, शॉक ऑब्जर्वर है। भारत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर कुछ छोटा यूज होता है, लेकिन अगर वही छोटा जैसे श्रीलंका में हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उनकी इकोनॉमी इतना नहीं कि जो शॉक ऑब्जर्वर है। ईरान अमेरिका ने कितने युद्ध लड़े हैं, 10-10, 20-20 साल, लेकिन वो आज भी नमन है, वो शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है। ईरान नहीं कर पाएगा। जी आशीष, ये ईरान, ये बात में आपके दम है। मैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा लूंगा और उसके बाद एक बड़ा सवाल ये है कि ये सारी चीजें ये जाकर रुकेंगी कहां, थमेंगी कहां, और इसमें वक्त कितना लगेगा? क्योंकि वक्त जितना लगेगा उतना ज्यादा वो मुल्क प्रभावित होंगे जहां पर होर्मुज़ के जरिए ऑयल या गैस की सप्लाई होती है। बहुत छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंग में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्ड लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, नो सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते अपने खास मेहमानों के पास। अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनुज माथुर सर, अभी जो हमले किए गए इजराइल की तरफ से ईरान पर 8 अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चाहे रेलवे ट्रैक्स हो चाहे पुल हो, जो हमले किए गए, इसे क्या कहा जाए? इसे सैन्य कार्रवाई कहा जाएगा या फिर फुल स्केल वॉर के तौर पर अब इसे संज्ञा दी जा सकती है? आशीष, देखिए, जहां तक सवाल, एक तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि जो डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे वो मेरे को सुनाई नहीं दिया, तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो वो कह चुके हैं और मैं कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल आवाज में कोई इशू था, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। सवाल देखिए फुल स्केल वॉर का है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई संदेह है, ये पूरी तरह से फुल स्केल वॉर है। जो आपका प्रश्न है कि जो इस प्रकार के हमले हुए हैं, देखिए ये तमाम स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होते हैं, वो एक पूरी वॉर की ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी का बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल होते हैं। उसकी जो पूरी प्लानिंग होती है उसमें स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस का डिस्ट्रक्शन, स्ट्रेटेजिक जो मूवमेंट करने के उनके रेलवे के और जो इंपॉर्टेंट रोड ब्रिजेस होते हैं उनको अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करना, ये तमाम आपकी ओवरऑल
मिलिट्री जो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है जिसके तहत आपने हमले शुरू किए थे, उसका एक पार्ट, उसका हिस्सा होते हैं, और ये पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है। और मैं आशीष आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आज डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट आज की कल की स्ट्राइक्स की वजह से हुआ है। ये जो पूरा प्लान था, कहीं ना कहीं ये पूरा प्लान एग्जैक्ट डेट टाइम के हिसाब से नहीं, बट लेकिन किस फेज में, किस जगह पर, कैसे, कौन हमले होंगे, ये पहले से डिसाइड होता है, पहले से रिहर्स होता है, पहले से प्लान होता है। और ये तमाम चीजें, और उसके बाद जैसे प्रोग्रेस हो रही होती है युद्ध की, उसके साथ आप अपने प्लान मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं अगर आपको आवश्यकता है, अन्यथा आप इस प्रकार से चलते चले। तो जहां तक इन चीजों पर हमले करने का सवाल है, ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजिक डिजाइन के तहत हमले किए जा रहे हैं। और इजराइल, देखिए, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी होती है वो इसी प्रकार से युद्ध किया करती है। और इजराइल ने भी पहले वार्निंग दी थी कि जो सिविल लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो इन रेलवे लाइन से दूर रहें, पावर स्टेशन से दूर रहें, या ब्रिजेस, स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस से दूर रहें, क्योंकि उनके ऊपर हमले होंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल आर्मी का काम करने का तरीका होता है। और उसी तरीके से इजराइल की आर्मी ने अमेरिका के ईरान के स्ट्रेटेजिक। लेकिन अनुज माथुर सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी आप ब्रेक से पहले ये बताया और समझाया कि जो रिवॉल्यूशनरी जो हैं वो किसी के काबू में नहीं है, क्योंकि जो उनके टॉप लीडर्स थे उन्हें ने मार गिराया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आनन फानन में या फिर गुस्से में, क्योंकि ये अनियंत्रित हैं, असंगठित हैं, क्या पास के मुल्कों पर ये हमले और तेज होंगे? देखिए, वही आशीष, मैं वही बता रहा था आपको। मैं इसको और दो चीजें इसके साथ ऐड करके और उनको साथ जोड़ करके और पूरा कैनवस तैयार करने की कोशिश करता हूं। देखिए, दो काम हुए हैं। पहला काम तो ये हुआ है कि अमेरिका का एक पायलट एक पहाड़ी पर 48 घंटे रहा, जो कि ईरान के अंदर है, और ईरान की फौज और ईरान के सिविलियन लोग $1,00,000 के प्रलोभन के बावजूद ना उसका कुछ कर पाए, ना उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ पाए, और अमेरिका की सेनाएं आई और उसको उठा करके ले गई। इसको मैं, अमेरिका की सेना की प्रोफेशनलिज्म की बात अलग है, और इसके अलावा एक और चीज जो मैं हिडन देख रहा हूं इसके अंदर, वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जिन्होंने, मैं ये कह रहा कि उन्होंने अमेरिका की मदद करी, उन्होंने निश्चित रूप से IRGC की मदद नहीं करी, क्योंकि ये पूरी संभावना है कि वहां कुछ लोगों को पता हो कि ये कहां है, और फिर भी उन्होंने उनकी मदद नहीं करी। ये उनके आंतरिक डिससेटिस्फेक्शन जो कि IRGC के काम करने के अनुज माथुर सर, जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया, एक मिनट में थोड़ा सा आपको 30 सेकंड, उसके बाद अपनी बात पूरी करेगा। जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया अमेरिका के द्वारा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसमें हॉलीवुड में कोई फिल्म भी बन जाएगी, वो फिल्मी कहानी की तरह। ये बिल्कुल लग रही है। मैं बता रहा हूं आशीष, शूटिंग मेरे ख्याल से शुरू हो गई होगी अभी तक ऑलरेडी। मतलब जिस तरीके का सीन आप इमेजिन करिए, वो लग रहा है किसी फिल्म का स्क्रिप्ट है, और स्क्रीन प्ले जिस तरीके से उसमें नरेट किया गया, यूं लग रहा है कि वाकई कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। मतलब हॉलीवुड का तो मैं कह नहीं सकता, धुरंधर 3 बन रही है। लगता है धुरंधर से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए अनुज सर। आशीष, मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं, मैंने देखी नहीं है ये फिल्म। अच्छा, मैं सिर्फ सुन रहा हूं। तो चलिए, आप भी मेरी कैटेगरी में हैं जिन्होंने फिल्म को नहीं देखा। आशीष, फिर एक बात इसमें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि वहां की जो अवाम है उसका एक अच्छा खासा सेक्शन है जो कि IRGC की आतंकवादी और इस अतिवादी जो विचारधारा है उससे सहमत नहीं है और उसके खिलाफ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनवरी और दिसंबर एंड में और जनवरी में प्रदर्शन किए थे, और जहां 40,000 लोग इसी IRGC और इसी बासित फोर्स ने मिला करके अपने खुद के 30-40,000 बच्चों को खत्म कर दिया। ये मुझे नहीं लगता कि इसके आतंकवादी होने में किसी को कोई शक होना चाहिए। दूसरी बात, अब कुछ देर पहले ये एक स्टेटमेंट आया था कि हम 12-12 साल के बच्चों को रिक्रूट करेंगे। 12-12 साल के बच्चों को रिक्रूट करने की जरूरत आपको कब पड़ती है? आप मुझे बताएं, क्या ये ह्यूमन है? बिल्कुल अनएथिकल, इनह्यूमन बिहेवियर है। 12-12 साल के लड़कों को रिक्रूट करने की जरूरत तब पड़ती है जबकि आपके पास लड़के कम हो।
आप 9 करोड़ की जनसंख्या है, रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन अगर आप इसमें 10% के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो जो बड़े लोग, जो जवान लोग इसमें शामिल हो सकते हैं आपकी सेनाओं में, कम से कम 80-90 लाख ऐसे लोग आपके पास हैं। और फिर भी अगर आपको 12 साल का बच्चा लड़ने के लिए चाहिए, इसका मतलब यह है कि उन 80-90 लाख में से 70 लाख लोग आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। ये दूसरी चीज बता रहा हूं मैं। और ये जो चीजें हैं, उसके बाद जो मिसमैनेजमेंट, पिछले दशकों का आर्थिक कुप्रबंधन, असहमति की बात को पूरी तरह से दमन कर देना, आपकी वैचारिक स्वतंत्रता के ऊपर अपने बोझ, अपनी चीज को लाद देना, ये तमाम चीजें हैं इकट्ठी हो रही हैं आशीष। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो अंतिम प्रहार इस IRGC के अतिवादी रिजीम पर होगा, और शायद रिजीम बदली जाए वो उनके अंदर से होगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप ये प्रयास करते हैं कि आप अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बचाने के लिए कह रहे हैं कि हमारे सारे खिलाड़ी और सारे प्रोफेसर और सब पढ़े लिखे लोग वहां पर आकर के ह्यूमन शील्ड बन जाएं, अनप्रोफेशनल, ये बिल्कुल इससे ज्यादा खराब कोई बात हो नहीं सकती। और सबसे बड़ा संदेश जो वहां की आवाम में, मुझे लगता है उनकी सेना और उनके इसके प्रति जाएगा, वो इस चीज से जाएगा। तो अगर इन तमाम डॉट्स को हम इकट्ठा करें तो ये दिन मुझे बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा है। जबकि जो अमेरिका और इजराइल शुरू में चाहते थे और जो कि उनको मिला नहीं, वो सफल नहीं हो पाए उसमें, वो चीज कहीं ना कहीं इजराइल ईरान के इस अतिवादी इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेटर में अमेरिका और इजराइल को दे दिया। तो ये मेरा मानना है कि आज परिस्थिति वहां भी चेंज हो रही है, दुनिया पूरी आपके खिलाफ है। जो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन आपने किया है, जिसके अंदर आपने तमाम खाड़ी के देशों के ऊपर हमले करके उनको अपना दुश्मन बना लिया है। मेरे जानकार हैं, हम लोग कम्युनिकेशंस में रहते हैं, अरबों ने कई बार मुझे कहा है, माय सन वाज देयर फॉर सो लॉन्ग टाइम, वहां पर उन्होंने कई बार ये कहते थे कि हमारे को जितना खतरा इजराइल से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरा हमें ईरान से है। तो मुझे लग रहा है कि जब ईरान के इतने तहस नहस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खाड़ी देशों में भी कोई खुशी की लहर चाहे दिखाए ना, वो चल रही होगी। जिस प्रकार से सऊदी अरब के साथ उनका एक लास्ट लाइन, सऊदी अरब के साथ उनका एक आतंकवादी संगठन हूती पिछले 12-13 साल से युद्ध की परिस्थिति में है। आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो उस युद्ध का गोइंग ऑन स्टेटस को ऐसे कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा कि वो युद्ध आज भी चल रहा है। और ईरान इराक से लड़ चुका है। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल ईरान, पहली बात, पूरे जियोपॉलिटिकली अकेला अलग थलग हो गया है, बिल्कुल डिप्लोमेटिकली। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से वो अपने खुद के लोगों के से दूर होता जा रहा है, जो उनकी IRGC की मानसिकता, वो उनके लिए घातक सिद्ध होने वाली है। ठीक है चक्रपाणी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो खार्ग आइलैंड पर जो हमला किया गया, इसके मायने क्या मान कि पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था जो ईरान की है उसको तोड़ने की यहां पर कोशिश की गई है, क्योंकि 90% जो तेल है ईरान यहीं से निर्यात करता है। आशीष जी, इसमें तो आप मान के चलिए, अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं तो आप वो सारी चीजें करेंगे जो आपके हित में है। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपको आर्थिक स्थिति तो दूसरे की बिगाड़नी है ही, क्योंकि आप अगर वो उसके पास पैसे आ जाएंगे, उसके पास बाकी कुछ हो जाएगा, तो वो कहां से कुछ और लड़ पाएगा। तो इसलिए तो साफ दिखाई देता है कि अमेरिका को या इजराइल को करना ही है। आता है सवाल जो अनुज ने पहले बताया, ये एक ऐसा रिजीम है जिसने अपने ही लोगों को, डिपेंड करता है आप किसको मानते हैं, 40,000 कुछ लोग कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने 25,000 बोला था, 25 का भी अगर आप आंकड़ा लेते हैं, एक हफ्ते में उन्होंने 25,000 अपने देशवासी मारे। 25,000 इस पूरे महीने में सारे कॉम्बैटेंट्स को मिला के नहीं हुए हैं। तो आप इस रिजीम को कहां से ह्यूमैनिटेरियन रिजीम मानेंगे? और अगर लोग बाहर रास्ते पे नहीं आए हैं तो इसीलिए नहीं आए हैं तो उनको पता है कि बसीज और IRGC उनके साथ घुला मिला है और वो इनके बारे में बता देगा और ये जेल में जाएंगे या मारे जाएंगे, इसीलिए नहीं आए हैं। इसीलिए देखिए किस तरीके से आप सारे के सारे IRGC की टॉप लीडरशिप, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीडरशिप को मारे जा रहे हैं, या वो नेशनल लीडरशिप पे हो, तो ये तो होना ही है। दूसरी बात, आपने कहा रेलवे ट्रैक्स पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से तो ट्रांसमिट
आपका आना जाना होता है, क्योंकि रास्ते तो बंद हो गए, तो रेल को आपने करना ही था, तो वो कर दिया आपने। तीसरी बात, अनुज ने सही कहा है, आपने भी उसके बारे में बात की थी, और वो ये था कि क्या हम किसी ना किसी तरीके से जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज हैं इसको कंटेस्टेड कर सकते हैं, ईरान को वहां पे दबदबा अपना ना बनाने दिया जाए। यहां देखिए किस तरीके से किया गया है, ये पूरा का पूरा जो है प्लान। आपको एक तरफ लगता है कि ट्रंप पगला गए, कुछ भी बोल देते हैं। आपने पूछा था कि ये 7 बार 8 बार उन्होंने अपने लफ्ज बदले हैं। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का एक हिस्सा माना जा सकता है, एक टेक्स्ट बुक स्टडी हो सकता है। आप कुछ बोलते हैं, करते कुछ और हैं, फिर बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। दूसरे को आपने ऑफ सेंटर कर रखा है, बिल्कुल असमंजस में डाल रखा है कि अब अगला कदम क्या होगा। और हर बार वो बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा मारूंगा, और इस बार देखिए अमेरिका ने अपने वीडियो, जैसे ईरान दिखा रहा था 1000 ड्रोन्स दिखा रहा था, इसने भी हजारों बम दिखाए, अपने हवाई जहाज दिखाए, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन से। अब आते हैं खड़ग आइलैंड के ऊपर जो अटैक किया। देखिए जिस तरह से अटैक किया है, जिस सफाई से अटैक किया है, वो मिलिट्री टारगेट्स को निकाल रहे हैं, ताकि जब भी खड़ग आइलैंड पे ये अपने मरीन्स को लैंड करें या ना भी लैंड करें, उनके खिलाफ कुछ मिलिट्री जो है उनके ऊपर कोई खास काम ना कर सके। इसलिए एंटी एयरक्राफ्ट जो है वो निकाले, गन्स निकाले, उनके रेडार से स्टेशन निकाल रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन निकाल रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है अबू मूसा में भी हो रहा है, लेसर टुम ग्रेटर टुम में भी हो रहा है, और दूसरा उनका जो बड़ा सा आइलैंड है कशन, वहां पे भी उन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि वहां से जो ईरान के जो संभावना है कि वहां से वो बोट भेज सकता है, उसके ऊपर अटैक हो सके। और ये देखिए किस अक्लमंदी से ट्रंप ने किया था। उसने पहले क्या कहा था? उसने कहा था मैं एक सीनियर लीडर से बात कर रहा हूं जो बहुत पावरफुल है, उसने मुझे एक प्रेजेंट दिया है, बहुत बड़ा प्रेजेंट दिया है। पहले नहीं बताया, फिर बोला तेल नहीं दिया है, फिर बोला 10 जहाज दिए, 10 बोट दिए, फिर बोला 20 बोट दिए हैं। IRGC के वो छोटे वाले बोट्स थे जिसको वो सुसाइड बॉम्बिंग में इस्तेमाल करते थे जहाजों के खिलाफ। ठीक है, यही तो तरीका है, ताकि IRGC का हर डिस्ट्रिक्ट कमांडर यही सोचता है, अरे तू तो नहीं है जो उनके अमेरिका के साथ मिला हुआ है, तू तो नहीं है। तो ये आप देखिए साइकोलॉजिकली मनोबल कम किया जा रहा है। कम किया जाए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत भी। डॉक्टर DK गुप्ता जी, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान यह भी था कि हम ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देंगे। अब इस वॉर के खत्म होने के बाद क्या एक नए ईरान का उदय होगा? वो ईरान जो हमने इस्लामिक कट्टरपंथ जब वहां पर शासन में आया, खामनेई आए, 1970 से पहले जो पहलवी राजवंश का वहां पर शासन था, क्या वो ईरान देखेंगे या फिर कुछ बदला हुआ दूसरा ईरान आपको नजर आता है? अनम्यूट करिएगा। आशीष जी, इस पर ये डिपेंड करता है कि वार का एग्जिट कैसे होता है। अगर वार का एग्जिट अगर वार का एग्जिट ऐसा होगा जो कि बहुत कंस्ट्रक्टिव अगर है, और रेजिम चेंज अगर वहां पे होती है, मतलब पैराडिम शिफ्ट होता है उनके वहां के शासन में, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेटिक फ्रंट आ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, और जैसा अफगानिस्तान के अंदर हुआ, जैसा आज भी इराक के अंदर प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं, वहां पे वैसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोऑर्डिनेटेड फौज है। इस तरह सीरिया के अंदर भी देखेंगे, इस तरह से यमन के अंदर देखेंगे कि हौदीज मतलब ईरान ने कब्जा कर रखा है वहां पे। तो इस तरह से अगर कुछ सोमालिया या नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका के जो मुस्लिम देश है जो कबालियों में बटे हुए हैं, अगर उस तरह से एग्जिट अगर होगा अमेरिका का यहाँ से कि उनको बर्बाद करके छोड़ चलो, तो वहां पे और सारे छोटे जो प्रॉक्सीज निकलेंगे जो अपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो एक देश जो टूट जाएगा। तो नया ईरान, मतलब एक डॉटिंग ईरान तो नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि अफ्रीका में नहीं। लेकिन अगर गुप्ता सर, अगर आप अमेरिका के इतिहास को देखें तो अमेरिका हमेशा इसी तरीके के एग्जिट करके गया है। वो हमेशा कहता है जाओ तुम अपना देख लो, मैं निकल जाता हूं। तमाम उदाहरण है, आप अफगानिस्तान का ले लीजिए, आप इराक का ले लीजिए, चाहे सीरिया का ले लीजिए, हर जगह का उदाहरण कमोबेश वैसे ही है।
कमो वैसे सही। और मैं शायद जब से इस वार शुरू हुआ मैं यही कह रहा हूं कि ईरान का अमेरिका का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है और इजराइल उसको बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर रहा है कि जितना लंबा खींचे मैं उतना ही ज्यादा डिवास्टेशन कर दूं यहाँ पे। देखिए यूएस वियतनाम का युद्ध 10 साल चला, आज अमेरिका कहाँ है, वियतनाम कहाँ पे है। अगर आप अफगानिस्तान का युद्ध देखेंगे तो 20 साल चला, 20 साल में आज तालिबान कहाँ पे है और अमेरिका कहाँ पे है। और इसी तरह से इराक का युद्ध चला, आज इराक कहाँ पे है और अमेरिका कहाँ पे है। ऐसे कोरिया का युद्ध, कोरिया के युद्ध में देखिए नॉर्थ कोरिया एक तरफ से कटा पड़ा हुआ है, साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ लिया और साउथ कोरिया कहीं कहीं आज बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजिकल कंट्री है जो कि ड्रोन मास्टरी कर रही है। तो ये चीजें ऐसी है कि जब कंस्ट्रक्टिव अगर आप, यही हुआ मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट में जो देश एडॉप्टिव नेचर के बने वो तो डेवलप कर गए, लेकिन जो एडॉप्टिव नेचर के जो रेडिकलिज्म में चले गए वो जैसे कि ईरान वो पीछे चले गए, ऐसे इराक पीछे चला गया, ऐसे सीरिया पीछे चले गए। और 5-6 देश जो है कि एडॉप्टिव नेचर के दुनिया से कंपीट कर रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे इंडोनेशिया और मलेशिया वो भी मुस्लिम देश है, 90% मुस्लिम वहां पे है, लेकिन एडॉप्टिव नेचर के उन्होंने थाईलैंड से कंपटीशन किया, उन्होंने बगल में जो है कोरिया से कंपटीशन किया। तो एक कंपटीशन उनकी चारों तरफ पूरा सिस्टम ऐसा था कि हमको विकास करना है, तो जैसा उनको, लेकिन यही चीज ईरान के साथ नहीं हुई, यही वेस्ट अफ्रीका का मुस्लिम देशों के साथ नहीं हुआ, नॉर्थ अफ्रीका की मुस्लिम देशों के साथ नहीं हुआ। तो ये चीजें है, तो एग्जिट अगर अमेरिका का इस तरह से होता है कि वहां की लीडरशिप मिलके, लेकिन अमेरिका के अंदर ईरान के अंदर बेहतरी तभी होगी जब एक डेमोक्रेटिक पावर विद इन से आएगी, किसी की इम्पोज की हुई नहीं आएगी। जब तक अगर ऐसा नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये अनुज माथुर सर से रिएक्शन ले लेते हैं। अनुज माथुर सर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है, बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। देखिए आसान नहीं है। आज इवेंचुअली होगा क्या, देखिए जो भी युद्ध खत्म होते हैं, आज परिस्थिति ये है कि जब भी कोई आप युद्ध शुरू करते हैं, आपको इस बात का उदाहरण मैं बार बार ऑपरेशन सिंदूर का देता रहूंगा, क्योंकि मेरी समझ से ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि आने वाली जनरेशंस अपने विद्यालयों में इसको एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाई करा कर पढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि आपको अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट युद्ध शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए कि मैं इस युद्ध के अंत में अमेरिका को कहां देखना चाहता हूं और ईरान की मैं क्या चीज है जो होने के बाद मैं इस युद्ध का अंत कर दूंगा। उसी प्रकार से ईरान को यह मालूम होना चाहिए कि उनकी डिजायर्ड एंड स्टेट क्या है, और इस युद्ध का अंत तभी हो पाएगा जब दोनों की डिजायर्ड एंड स्टेट्स कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी जहां पर वो लगभग एक सी हो सकती हैं, तभी कहीं जाकर के इस युद्ध का अंत होगा। देखिए कोई भी युद्ध किसी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाया। प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन जो है वो टेबल पे ही आएगा, या तो टेबल पे आएगा नहीं, लेकिन अब सवाल तो यही है ना कि टेबल पर बातचीत किससे होगी। वही मैं कह रहा हूं, तो टेबल पे बातचीत किससे हो, ये उनका तरीका यही था कि वो इस प्रकार से, देखिए जो अमेरिका की प्लेबुक रही है, अमेरिका की प्लेबुक यही है कि हंट द हेड, रिमूव द हेड एंड द बॉडी विल फॉल। सर ढूंढो, सर को तन से जुदा करो, तन अपने आप गिर जाएगा। ये उनकी प्लेबुक रही है, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो गद्दाफी हो, या सीरिया हो, या कहीं भी हो, या मदुरो हो। लेकिन उसको यहां पर उन्होंने कोशिश करी करने की, और आकर के उन्होंने पूरी हायरार्की को खत्म कर दिया। ये भी इसका मकसद था। कई लोगों ने उस समय भी ये बात कही थी कि अरे उन्होंने ये तो खत्म कर दिया, बातचीत किससे करेंगे। उसका मकसद है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस प्रकार की आंतरिक, क्योंकि उनको भी पता है कि ईरान एक इतना बड़ा देश है जिसके पास एक 6 लाख 6.5 लाख की सेना है, 2 लाख उसके पास IRGC है जो कि हाईली रेडिकलाइज्ड अरमांद फोर्स है, जिसके पास हथियार हैं उनकी अपनी, तो उससे वो इस प्रकार से नहीं पार पा सकते। तो इसी वजह से उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से अब हायरार्की को एलिमिनेट करना शुरू किया। अब उससे क्या होगा कि ये जो छोटे आइलैंड्स बन गए हैं IRGC के 31 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो कहीं ना कहीं जाते हैं कुछ करेंगे, तो अंदर से इंटरनल जो इशू ऊपर के आएंगे, मेरा मानना है उभर करके आएगा, वो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा इस युद्ध की समाप्ति का। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इस पूरे युद्ध में किसी एक देश को एग्जैक्टली फोकस्ड तरीके से पता है कि वो क्या चाहता है, उसका नाम है इजराइल। इजराइल का पूरा फोकस्ड एंड स्टेट है, उसका एक बात यूनिपॉइंट एजेंडा, आप कुछ भी कह लीजिए, यूनिपॉइंट एजेंडा आशीष इजराइल का है टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट।
अब जो भी चीजें इजराइल के सोच से जो थ्रेट ईरान के लिए, इजराइल के लिए बन सकती थी, वो तमाम चीजें वो सिस्टमेटिकली खत्म कर रहे हैं। क्लियर, ईरान खत्म करना है। ये क्यों? ये वही ईरान है जिसने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी 1950 में। शाह पहलवी के आने से पहले, शाह पहलवी 53 में आए, 1950 में ईरान ने इजराइल को मान्यता दी। उसके बाद 29 साल बाद ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जब ये रिजीम आई तब इन्होंने नो इजराइल, किसी यहूदी को जीने का हक नहीं है, इजराइल को विश्व के मानचित्र पर रहने का हक नहीं है, जब इस प्रकार की विचारधारा बाहर आई तो ये सब कुछ होना था। ठीक है, अब समय कम बचा है, समय कम बचा है। फाइनल कमेंट लूंगा सुदर्शन चक्रपाणी जी, 30 सेकंड, फाइनल कमेंट। ठीक है, अनुज जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर एंड स्टेट आपको चाहिए है तो वो एक पॉलिटिकल चीज होगी। पॉलिटिकल कैसे होगी? देखिए, अमेरिका मिलिटरली जीतेगा, नो डाउट्स। ईरान मिलिटरली हारेगा, नो डाउट्स। अमेरिका को पॉलिटिकल जीत चाहिए तो वहां पे रेजिम चेंज होना जरूरी है। रेजिम चेंज हो गया है इन मेनी वेज। अब आता है क्या करेगा अमेरिका। अब देखिए, वहां पे अमेरिका ने बात करने के लिए अपने लिए दो अलग अलग लोग तैयार रखे हैं, पेशेश्किया और गुलाबी। इन दोनों को अगर किसी ने साइडलाइन किया है तो आईआरजीसी ने किया है, क्योंकि आईआरजीसी इस में नहीं आता है। आईआरजीसी को अलग कर रहे हैं, इनसे बात होगी और ये जाके आगे ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। डीके गुप्ता सर, 30 सेकंड समर अप करूंगा, प्लीज सर। जी आशीष जी, देखिए मैं चाहता हूं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के जो देश ईरान के अलावा है वो चाहते हैं कि लंबा जरा सा युद्ध और खींचे ताकि ईरान का बराबर सफाया हो जाए और ताकि उनके लिए जो 40 सालों से समस्या क्लियर के थे वो खत्म हो जाए। इजराइल बहुत अच्छा जा रहा है। इजराइल बिल्कुल जो है चाह रहा कि 25, 30 साल, 40 साल अगर रेजिम सारी चेंज हो जाए तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो चाहता एक प्रॉब्लम संघर्ष है इंडो पैसिफिक को, जो ये 6-7 महीनों के अंदर मैनेज कर लेंगे। ऑयल वाला 50% तेल का रेट बढ़ जाएगा भले ही, लेकिन और रिसोर्सेज से चैनलाइज कर लेंगे। लेकिन अगर हॉर्मुज नहीं खुलता तो अगर खुल गया तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, वही प्रॉब्लम रहेगी ईरान के लिए ही प्रॉब्लम रहेगी। और कयामत की रात में क्या कुछ होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, सुदर्शन चक्रपाणी सर, अनुज माथुर सर और गुप्ता सर। हमारे साथ 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। प्राइम टाइम प्रहार में वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।